ओके। आरबीसी रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर, इस चैप्टर के अंदर अनीमिया और अनीमिया की क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू किया गया है। अनीमिया की डेफिनेशन है रिडक्शन इन आरबीसी मैस। आरबीसी मैस कम हो जाए तो उसको अनीमिया कहते हैं। अनीमिया की वजह से क्या क्या क्लिनिकल फीचर आएगा? अनीमिया की वजह से वीकनेस होती है, फटीग होती है, डिस्निया, पेल कंजक्टाइवा, स्किन हेडेक, एंजाइना हो सकता है, स्पेसिफिकली क्रोनरी आर्टरी डिजीज हो। अब आरबीसी मैथ्स को देखने के लिए हम तीन चीज़ें यूज़ करते हैं: हीमोग्लोबिन, हिमाटोक्रिट, आरबीसी काउंट। तो अगर हीमोग्लोबिन 13.5 से कम हो या फीमेल के अंदर 12.5 और 13.5 इसको रट्टा मार लो, तब हम इसको अनीमिया डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। जबकि एमसीवी की बेस पर जो नॉर्मल एमसीवी होता है वो 80 से लेकर 100 तक होता है। तो अगर 80 से लेकर 100 तक हो तो नॉर्मोसिटिक होगा, 80 से कम है तो वो माइक्रोसिटिक होगा, 80 से ज़्यादा है तो मैक्रोसिटिक होगा। जो माइक्रोसिटिक अनीमिया है इसके अंदर मजीद 4-5 अनीमिया आ जाते हैं। इसका निमोनिक है ए लिस्ट: ए फॉर अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, एल फॉर लेड पॉइजनिंग, आई फॉर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, एस फॉर सिड्रोब्लास्टिक और टी फॉर थैलासीमिया। इसके अंदर एमसीवी 80 से कम होगा। माइक्रोसिटिक अनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन कम होती है। इसके अलावा जो आरबीसी प्रोजेनेटर होते हैं बोन मैरो के अंदर बड़े बड़े होते हैं, ओके, और नॉर्मली डिवाइड ज़्यादा कर लेते हैं, मल्टीपल टाइम ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल छोटे छोटे सेल आएंगे और वह मैच्योर सेल होते हैं। माइक्रोसाइटोसिस एक एक्स्ट्रा डिवीजन की वजह से होती है जो कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए होती है, ओके। अब हीमोग्लोबिन में आपको बताया कि हीमोग्लोबिन होता है, हीम के अंदर आयरन और प्रोटोपारफायरिन होता है। तो अगर आयरन, प्रोटोपोरफायरिन या ग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हो सकता है, ओके। इसके बाद माइक्रोसिटिक एनीमिया के वही वंस अगेन कॉजेस लिखे हुए हैं: ए फॉर एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, लेड पॉइजनिंग, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया, थैलासीमिया। सबसे पहला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर क्या होता है कि आयरन का डिक्रीज लेवल होता है। आयरन कम तो हीम कम, हीम कम तो हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम तो माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, ओके। और जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का क्या क्या कॉजेज होते हैं, यहाँ तो पूरा मेटाबॉलिज्म लिखा हुआ आयरन का, जिसको भी छोड़ रहे हैं। तो जो क्या क्या आयरन डेफिशिएंसी के कॉजेज होते हैं, तो आयरन डेफिशिएंसी के जो कॉजेज होते हैं या तो डाइटो डेफिशिएंसी है या ब्लड लॉस है। अब इन्फेंट के अंदर क्या होता है, इन्फेंट ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, ह्यूमन मिल्क में आयरन रिलेटिवली कम होता है। चिल्ड्रन में पुअर डाइट होती है, ओके, डाइट लेते ही नहीं है। अडल्ट के अंदर पैप्टिक अल्सर डिजीज, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर मेनोरेजिया प्रेगनेंसी। एल्डरली के अंदर, बूढ़े लोगों के अंदर क्या होगा, कोलोन का पोलिप या कैंसर होगा। इसके अलावा हुकवार्म का इन्फेक्शन होगा। जबकि दूसरे कॉजेज के अंदर डाइटरी डेफिशिएंसी या ब्लड लॉस के अलावा मैल न्यूट्रिशन, मैल अब्जॉर्प्शन, गैस्ट्रेक्टमी है। क्योंकि गैस्ट्रेक्टमी के अंदर क्या होता है कि एसिड की डेफिशिएंसी होगी जो कि हीमोग्लोबिन को, सॉरी, आयरन को फेरस फॉर्म में रखते होते हैं। अब इसकी लेबॉर्ट्री मेजरमेंट क्या होती है, तो आप फेरोकाइनेटिक्स करते हैं। फेरोकाइनेटिक्स के अंदर मजीद चार चीज़ें होती है कि सीरम आयरन क्या होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, परसेंटेज सैचुरेशन और फेरिटिन। सीरम आयरन और फेरिटिन आपस में रेसिप्रोकल है कि जब सीरम आयरन ज़्यादा होगा तो फेरिटिन रिलेटिवली कम होगा। तो जो सीरम आयरन होता है ये आयरन का मेजरमेंट होता है ब्लड के अंदर। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ट्रांसफेरिन के मालिक्यूल होते हैं जो कि फ्री होते हैं, जबकि परसेंटेज सैचुरेशन का मतलब है बाउंड ट्रांसफेरिन जो कि 33% होता है। आयरन डेफिशिएंसी की एनीमिया के चार स्टेजेस होती है। नंबर वन होता है कि सबसे पहले हमारी बॉडी का जो स्टोरेज आयरन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जब स्टोरेज आयरन कम होगा इसका मतलब फेरेटिन कम है, और जब फेरेटिन कम है तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। ये भी आपस में रेसिप्रोकल होती है, ओके, कि जितना ज़्यादा फेरेटिन कम होगा उतना ज़्यादा ट्रांसफेरिन मालिक्यूल बढ़ना शुरू हो जाएगी लीवर के अंदर ताकि आयरन को अकोमोडेट कर सके। फिर सीरम आयरन कम होना शुरू हो जाएगा। जब सीरम आयरन कम होगा तो सीरम आयरन का लेवल कम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, परसेंटेज सैचुरेशन कम हो जाएगा, यानी जो बाउंड ट्रांसफेरिन मालिक्यूल है वो कम आना शुरू हो जाएंगे। फिर नॉर्मोसिटिक एनीमिया है, फिर इसके बाद माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। नॉर्मोसिटिक के अंदर बोन मैरो कम बना रही होती है लेकिन नॉर्मल साइज के, लेकिन माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक के अंदर छोटे छोटे बनाना शुरू कर देती है और फ्यूअर आरबीसीज होते हैं। क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या होगा, अनीमिया हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, नेल्स के अंदर किलोनिकिया पाइका देखने को मिल सकता है। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग के अंदर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज जिनका रेड RDW ज़्यादा होगा जो कि एनाइसोसाइटोसिस को शो करता है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज ये आपको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में देखने को मिल सकते हैं। फेरेटिन लेवल कम होगा। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, परसेंटेज सैचुरेशन, तो TIBC तो ज़्यादा होगा क्योंकि फेरेटिन कम है। सीरम आयरन कम होगा जिसकी वजह से सैचुरेशन रिलेटिवली कम है, और प्रोटोपोरफायरिन का लेवल ज़्यादा होगा। ट्रीटमेंट के अंदर फेरस सल्फेट दे दो, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यूसोफेजियल वेब और एट्रोफिक ग्लोसाइटस इन तीनों को मिला दो तो प्लमर विंसन सिंड्रोम होगा जिसमें एनीमिया, डिस्फेजिया, बीफी
बीफी रेड टंग होती है। इसके बाद अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज है, तो अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होगी, फॉर एग्जांपल एंडोकार्डाइटिस है या कोई ऑटोइम्यून कंडीशन है, या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अलावा कोई क्रॉनिक डिजीज है, फॉर एग्जांपल कैंसर है, तो उस केस में अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज हो सकता है। इसकी वजह क्या होती है कि कोई क्रॉनिक डिजीज है, इन्फ्लेमेशन या कैंसर की वजह से लिवर से एक्यूट फेस प्रोटीन के प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, फॉर एग्जांपल हेप्सिडिन है। हेप्सिडिन करती क्या, क्रॉनिक डिजीज के अंदर या इन्फ्लेमेशन के अंदर आयरन को सिक्वेस्टर कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। किस तरह से कि आयरन को मैक्रोफेज से इरिथ्रॉइड प्रीकर्सर की तरफ ट्रांसफर को मिनिमाइज कर देती है। नंबर 2 यानी आयरन को स्टोर कर लेती है। नंबर 2 इरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को कम कर देती है, जिसका मेन एम यही होता है कि बैक्टीरिया आयरन को एक्सेस ना कर पाए। और इसके अलावा दूसरा क्या होगा कि आयरन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो हेप्सिडिन ने सेक्वेस्टर कर लिया तो उसकी वजह से हीम कम, हीमोग्लोबिन कम और माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर ये सभी 4 चीज़ें हैं, फेरेटिन, टीआईबीसी, सीरम आयरन और परसेंटेज सैचुरेशन है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर फेरेटिन लेवल कम होता है, ओके, क्योंकि आयरन का स्टोरेज कम है, और सीरम आयरन भी कम होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो टीआईबीसी है वो रिलेटिवली ज़्यादा होती है और परसेंटेज सैचुरेशन कम होती है। एक बात को रट्टा मार लेना कि परसेंटेज सैचुरेशन से भी एक ही एनीमिया में ज़्यादा होगी, वो होगा सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया। यानी सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया ये वाहिद एनीमिया है जिसमें सीरम आयरन और परसेंटेज सैचुरेशन ज़्यादा होती है। बाकी के अंदर आपको थोड़ा सा ये नहीं देखने को मिलता ये पैटर्न। सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया जिसमें प्रोटोपोरफायरिन की सिंथेसिस डिफेक्टिव होती है। अब होता क्या है कि प्रोटोपोरफायरिन कम है, पहले आयरन कम था, प्रोटोपोरफायरिन कम है। अब प्रोटोपोरफायरिन बहुत सारे रिएक्शन से बनता होता है, फॉर एग्जांपल अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेस होता है जो कि सक्सिनाल को ए को एएलए में कन्वर्ट करता है और विटामिन B6 को यूज़ करता होता है। इसके डिफरेंट स्टेप्स लिखे हुए हैं। और जो आयरन होता है वो इरिथ्रॉइड प्रीकर्सर की तरफ ट्रांसफर किया जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है ताकि हिम बन जाए। लेकिन अगर प्रोटोपोरफायरिन कम है तो जो आयरन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रैप रहेगा। तो जो आयरन लेडिन मैक्रोफेजेस है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिंग बनाना शुरू कर देंगे। किसके, न्यूक्लियस इरिथ्रॉइड प्रीकर्सर के। तो उस रिंग न्यूक्लियस को क्या बोलेगी, उस सेल्स को बोलते हैं सिट्रोब्लास्ट। ठीक हो गया। सिट्रोब्लास्ट एनीमिया कंजेनिटली एक्वायर्ड हो सकता है, मेनली विटामिन B6 की डेफिशिएंसी। कंजेनिटल के अंदर एएलए सिंथेस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है। एक्वायर्ड के अंदर अल्कोहलिज्म है जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल नुकसान पहुंच जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल आयरन डैमेज हो गया। लेड पॉइजनिंग है, फॉर एग्जांपल लेड पॉइजनिंग की वजह से 2 एंजाइम ब्लॉक हो जाएगी, एएलए डिहाइड्रोटेस और फेरोचेलेटेस है। और विटामिन B6 डेफिशिएंसी जो कि एएलए सिंथेस के लिए कोफैक्टर का काम करती है। लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर मैंने ये कहा है कि इस केस में क्या होता है, आयरन रिलेटिवली ज़्यादा होता है, सीरम आयरन, फेरेटिन भी ज़्यादा होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है, परसेंटेज सैचुरेशन ज़्यादा होती है। थैलासीमिया की तरफ आ जाते हैं। थैलासीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन के जो ग्लोबिन चेन है उसकी सिंथेसिस कम हो जाती है। तब ग्लोबिन कम तो हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। अब आगे जो कैरियर्स होते हैं, अच्छा मेनली ये फैमिलियल इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज है, जो कैरियर्स होते हैं वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से बच जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया में भी आपने ये नोट करना है। अब इसको मज़ीद 2 में डिवाइड करते हैं, अल्फा और बीटा थैलासीमिया, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी चेन खराब हुई है। नॉर्मली हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन 3 टाइप की होती है। सबसे मेन हीमोग्लोबिन ए, फिर A2 और फिर हीमोग्लोबिन F है। हीमोग्लोबिन F के अंदर इन सब के अंदर अल्फा चेन तो होगी, लेकिन अगर गैमा चेन ऐड कर दो तो F बन जाएगा, बीटा चेन ऐड कर दो तो A बन जाएगा, लेकिन अगर ये डेल्टा चेन ऐड कर दो तो A2 बन जाएगा। ओके, जो अल्फा थैलासीमिया है ये जीन डिलीशन की वजह से होता है, जबकि बीटा थैलासीमिया जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। जो अल्फा जीन्स होती है 4 अल्फा जीन्स होते हैं, ओके, जबकि 2 बीटा आपको जीन्स चाहिए, अभी आपने पढ़ने हैं। तो जो 4 अल्फा चेन्स होते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 के पे पड़े हुए होते हैं, 16 पे पड़े हुए होते हैं, लेकिन 2 बीटा चेन वाले ही क्रोमोसोम नंबर 11 पे पड़े होते हैं। अगर एक जीन डिलीट हो जाए, यानी आपने चारों जीन्स के पढ़नी है, अगर एक जीन डिलीट हो जाए तो वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, 2 उड़ जाए तो माइल्ड एनीमिया होगा। आरबीसी काउंट रिलेटिवली शुरू में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। सिस डिलीशन होती है, इस सिस डिलीशन के केस में ऑफस्प्रिंग के अंदर सीवियर थैलासीमिया होगा। सिस डिलीशन का मतलब है सेम क्रोमोसोम के ऊपर दोनों डिलीशन हो गई है, एशियंस में होता है, जबकि ट्रांस का मतलब है एक ही क्रोमोसोम की कॉपीज के ऊपर, यानी 16 वाले जो क्रोमोसोम है इनकी 1 डिलीशन है, ये अफ्रीकस में होता है, इसको नोट कर लेना। अब 3 चेन्स उड़ गई है, तो 3 जीन्स उड़ गया तो इसमें सीवियर एनीमिया होगा। और जो बीटा चेन्स होती है बहुत ज़्यादा होती है, अल्फा चेन तो है ही नहीं, तो जो बीटा चेन था वो टेट्रामर बनाती है, विच इज कॉल्ड HBH, जो कि आरबीसी को नुकसान पहुंचा देगा। अगर चारों जीन उड़ जाते हैं तो ये फीटल लाइफ में नुकसानदेह होता है, विच इज कॉल्ड हाइड्रोस फेटालिस। और इस केस में फीटल लाइफ में जो कि गैमा चेन्स होती है तो वो टेट्रामर बना लेती है, दिस इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन बार्स। आरबीसी का नुकसान पहुंचाएगी जो टेट्रामर्स होते हैं, चाहे वो हीमोग्लोबिन H है चाहे वो हीमोग्लोबिन बार्स है। बीटा थैलासीमिया में पॉइंट म्यूटेशन होती है प्रमोटर या सप्लाइसिंग साइट के अंदर, ये भी अफ्रीकन के अंदर देखने को मिलता है। 2 बीटा के जीन्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे पड़े होते हैं, म्यूटेशन होता है, या तो बीटा चेन डेफिशिएंट हो सकती है विच इज कॉल्ड बीटा नॉट, या डिमिनिश हो सकती है। बीटा थैलासीमिया माइनर में क्या होगा, बीटा ओवर बीटा नॉट, ओके, बीटा प्लस कह लूँ, जिसमें क्या हो सकता है कि डेफिशिएंट होती है, ओके। तो ये माइल्डर फॉर्म होती है, एसिम्प्टोमेटिक होता है,
इस केस में क्या होगा, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको टारगेट सेल देखने को मिलते हैं। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करे तो HbA तो कम होगा लेकिन HbA2 थोड़ा ज़्यादा होगा या नॉर्मल होगा, और HbF भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, बीटा थैलेसीमिया की बात करें तो बीटा थैलेसीमिया मेजर में क्या होगा, दोनों चीज़ में मसला है, दोनों चीज़ या तो डेफिशिएंट या एब्सेंट है। तो ये सीवियर फॉर्म होता है, इसमें सीवियर एनीमिया होता है और इसमें हीमोग्लोबिन F का लेवल ज़्यादा होगा जो कि टेम्परेली प्रोटेक्टिव होता है। जो अनपेयर्ड अल्फा चेन होती है आरबीसी की मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचा देती है, जिसकी वजह से इरिथ्रोपोइसिस इनफेक्टिव होती है। जब इरिथ्रोपोइसिस इनफेक्टिव हो जाएगी, ओके, इनएफिशिएंट इरिथ्रोपोइसिस हो जाएगी और एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस हो जाएगा, तो इसकी वजह से फाइनली अनीमिया हो जाएगा। ओके, जो मैसिव इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया, बोन मैरो का हाइपरप्लेजिया है, तो बोन मैरो की हाइपरप्लेजिया की वजह से हेमाटोपोइसिस एक्सटेंड कर जाती है स्कल के अंदर, जिसको बोलते हैं क्रीव कट अपीयरेंस। ये फेशियल बोन में चले जाए तो उसको चिपमैन फेसिस कहते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस है जिसमें हाइपरटोसप्लीनोमेगाली होगा, और लास्ट में ए प्लास्टिक क्राइसिस हो सकता है जिसमें पैरवोवायरस B19 का इन्फेक्शन है। क्रोनिक ट्रांसफ्यूजन आपको रिक्वायर्ड होती है और ये सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस के रिस्क को बढ़ा देता है। ओके, और जो अगर आप पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करें तो यहाँ पे भी आपको टारगेट सेल देखने को मिलते हैं। ओके, और न्यूक्लिएटेड आरबीसीज भी देखने को मिलते हैं, यानी टारगेट सेल अल्फा और बीटा थैलेसीमिया में देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस करें तो आपको हीमोग्लोबिन A2, हीमोग्लोबिन F और हीमोग्लोबिन A नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद मैक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक में MCV 100 से ज़्यादा होगा, फोलेट या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो तो उसको मेगालोब्लास्टिक कहते हैं। फोलेट और विटामिन B12 आपको DNA प्रीकर्सर के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन अगर फोलेट और विटामिन B12 नहीं है तो उसकी वजह से DNA प्रीकर्सर की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, DNA की जो सेल की डिवीजन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्रीकर्सर की इन्लार्जमेंट हो जाएगी, फाइनली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। इसके अलावा जो ग्रैनुलोसिटिक प्रीकर्सर है उनकी भी डिवीजन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल होते हैं। मेगालोब्लास्टिक चेंजेस आपको इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स में भी देखने को मिलती है क्योंकि वो भी रैपिडली डिवाइड करते हैं। लेकिन जो नॉन मेगालोब्लास्टिक है उसमें अल्कोहलिज्म, लीवर और ड्रग आ जाती है, 5-फ्लोरोयूरेसिल। पहला है फोलेट डेफिशिएंसी। तो जो फोलेट होता है वो ग्रीन वेजिटेबल से आता है, जिजिना में एब्जॉर्ब होता है। फोलेट की डेफिशिएंसी आपको मंथ्स में डेवलप देखने को मिल जाती है क्योंकि बॉडी में स्टोर नहीं होते, B12 के अच्छे खासे स्टोर होते हैं। कॉजेस क्या है, डाइट में नहीं है, डिमांड ज़्यादा होगी है, या फोलेट के एंटागोनिस्ट यूज़ कर रहे हो। ओके, जो लेबॉर्ट्री फाइंडिंग है उसमें आरबीसी का साइज काफ़ी बड़ा होगा, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल है, इन्फ्लेमेशन और टंग है, फोलेट कम होगा, सीरम होमोसिस्टिन का लेवल ज़्यादा होगा जो कि थ्रोम्बोसिस के रिस्क को बढ़ा देगा, नॉर्मल मिथाइल मेलोनिक एसिड होता है। इसके बाद विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी की तरफ आ जाए तो जो डाइटरी विटामिन B12 है वो एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन से कॉम्प्लेक्स होता है जो कि डाइट से लेते हैं। स्लेवरी ग्लैंड का एंजाइम अमाइलेस होता है जिसको रिलीज कर देगा, फिर वो आर बाइंडर से बाइंड करता है जो कि स्लेवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, स्टोमक में कैरी होता है। पेनक्रियाटिक प्रोटीएजेस डूडिनम के अंदर डिटैच कर देते हैं। विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से गैस्ट्रिक पैराइटस सेल से प्रोड्यूस होता है लेकिन बाइंड यहाँ पे करता होता है, और आइलिया में एब्जॉर्प्शन होती है। ओके, अब जो पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है जिसमें ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन होती है पैराइटस सेल्स की जो कि बॉडी और स्टमक में होते हैं। दूसरे कॉजेज के अंदर पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है क्योंकि पेनक्रियाटिक प्रोटीएजेस भी चाहिए डिटैच करने के लिए, या टर्मिनल आइलिया को नुकसान पहुंच गया है, फॉर एग्जांपल क्रोन डिजीज या डायफाइलोबोथरियम है। डायट्री डेफिशिएंसी वीगन्स में देखने को मिलती है। क्लिनिकल या लेबॉर्ट्री फाइंडिंग सेम है, मैक्रोसिटिक आरबीसी या हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल या ग्लोसाइटस है, लेकिन यहाँ पे आपको सब एक्यूट डीजनरेशन और स्पाइनल कॉर्ड भी देखने को मिल सकती है क्योंकि जो विटामिन B12 है इसने मिथाइल मेलोनिक एसिड को सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट करना है, लेकिन अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई है तो मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा जिससे स्पाइनल कॉर्ड की माइलिनाइजेशन इम्पेयर्ड हो जाती है। डैमेज क्या होगा, डैमेज इसकी वजह से क्या होगा, जो डैमेज होता है वो आपके पोस्टीरियर कॉलम में होगा जिसकी वजह से वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन खराब हो जाती है, और इसके अलावा स्पास्टिक पैरालिसिस भी हो सकता है क्योंकि लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज हो गया है। तो लेबॉर्ट्री फाइंडिंग में क्या था, मैक्रोसिटिक आरबीसी विद हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, ग्लोसाइटस, सबएक्यूट डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, B12 का लेवल ज़्यादा होगा, होमोसिस्टिन का लेवल ज़्यादा होगा, और लास्ट में मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल भी ज़्यादा होगा। इसके बाद नॉर्मोसिटिक एनीमिया। तो नॉर्मोसिटिक एनीमिया के अंदर 80 से लेकर 100 तक हो गए। यहाँ पे पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन होती है या फिर प्रोडक्शन कम होती है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कि डिस्ट्रक्शन ज़्यादा या प्रोडक्शन कम है तो रेटिकुलोसाइट देखते हैं। अगर रेटिकुलोसाइट कम है इसका मतलब अंडर प्रोडक्शन, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है तो रेटिकुलोसाइट ज़्यादा होगी। रेटिकुलोसाइट क्या होते हैं, यंग आरबीसीज होते हैं, बड़े बड़े सेल होते हैं जिनका ब्लू साइटोप्लाज्म होता है क्योंकि इनके अंदर रेसिडुअल RNA होता है। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट की जो काउंट होता है वो 1 से लेकर 2% होता है। आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 दिन होती है, लेकिन जो आरबीसीज होते हैं वो रेटिकुलोसाइट से रिप्लेस हो जाते हैं। तो अगर आप ये देखो कि अगर आरबीसी का लेवल कम हुआ है, अनीमिया हुआ है, तो जो मैरो होती है वो 3% से ज़्यादा आरबीसी को बढ़ा देती है, लेकिन जो आर सी है
रेटिकुलो, वैसे आर सी रेटिकुलोसाइट काउंट है, तो रेटिकुलोसाइट काउंट नॉर्मली कितना होता है, 1 से लेकर 2% होता है, लेकिन अगर अनीमिया हो जाए तो 3% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जो आर सी है ये अनीमिया के अंदर फाल्सली एलिवेटेड होता है। जो आर सी रेटिकुलोसाइट काउंट है या रेटिक्स होती है, ये परसेंटेज ऑफ टोटल आरबीसी के तौर पर आप मैयर करते होते हो कि इसका मतलब अगर टोटल आरबीसी में डिस्ट्रक्शन है तो वो रेटिकुलोसाइट के नंबर को बढ़ा देते हैं, लेकिन ये फाल्सली एलिवेटेड होता है, ठीक है, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो। रेटिकुलोसाइट को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं बाई एच सी टी ओवर 45। तो अगर करेक्टेड काउंट 3% से ज़्यादा है इसका मतलब गुड मैरो रिस्पॉन्स और पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन है, लेकिन अगर 3 से कम है तो उसका मतलब अंडर प्रोडक्शन है। पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन पढ़नी है, तो जो पेरिफेरल आरबीसी की डिस्ट्रक्शन है फिर हमने पढ़ना है अंडर प्रोडक्शन। ओके, तो जो पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन है उसको हिमोलिसिस कहते हैं, दो में डिवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा और इंट्रा, जिस दोनों में एनीमिया होगा और गुड मैरो रिस्पॉन्स होगा। गुड मैरो रिस्पॉन्स का मतलब करेक्टेड काउंट 3% से ज़्यादा होने चाहिए या रेटिक्स की काउंट 3% से ज़्यादा होने चाहिए। ओके, एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस के अंदर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर डीजेनरेशन होती है लीवर स्प्लीन लिम्फ नोड के अंदर। ओके, जो मैक्रोफेजेस होते हैं आरबीसी को कंज्यूम करते हैं और हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन से क्या प्रोड्यूस होगा, वही आपको बिलिरुबिन देखने को मिलता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, ठीक है। और इसमें क्लिनिकल या लेबोरेटरी फाइंडिंग क्या होगा, अनीमिया होगा, स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलती है, जॉन्डिस हो सकता है ड्यू टू अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से बिलिरुबिन गाल स्टोन हो सकती है। मैरो हाइपरप्लेजिया, और जिसमें आपको करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट 3% से ज़्यादा देखने को मिलती है। इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस के अंदर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन वेसल के अंदर होती है, तो इस केस में क्या होगा, हीमोग्लोबिन यूरिन के अंदर ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाएगा, और जो आयरन स्टोरेज जो पिगमेंट्स होते हैं हीमोसिड्रिन, ये भी आपको यूरिन में देखने को मिलेगा। लाइक जो यूरिन जो रीनल ट्यूबुलर सेल्स होते हैं हीमोग्लोबिन को पिकअप कर लेंगे, उसको तोड़ फोड़ देंगे, आयरन निकलेगा और आयरन हीमोसिड्रिन की फॉर्म में जमा हो जाएगा और हीमोसिड्रिन यूरिन में निकल जाएगा और लास्ट में हेप्टोग्लोबिन काम हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स होगा और वो सर्कुलेशन से क्लियर हो जाता है। इसके बाद है नॉर्मोसेटिक, तो नॉर्मोसेटिक अनीमिया विद एक्स्ट्रा वास्कुलर। अब हमने पढ़ना है एक्स्ट्रा और इंट्रा का। तो जो एक्स्ट्रा वास्कुलर है उसमें आपने हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया और हीमोग्लोबिन सी, तो उसका निमोनिक होता है CSS। जबकि नॉर्मोसेटिक एनीमिया विद प्रीडोमिनेंट इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस का में जो क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी, इसका निमोनिक है PGMI, ठीक है। पहले हम याद करते हैं हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस को। इसमें होता ये है कि जो आरबीसी का साइटोस्केलेटन है उसमें डिफेक्ट आता है। ओके, साइटोस्केलेटन और मेम्ब्रेन टीथरिंग प्रोटीन, इनका डिफेक्ट आ जाएगा। मोस्टली एनकाइलिन स्पेक्ट्रिन और बैंड 3 प्रोटीन का होता है। मेम्ब्रेन ब्लैप्स बनते हैं जो कि एट द टाइम लॉस हो जाते हैं, और जैसे ही लॉस हो जाते हैं, मेम्ब्रेन लॉस हो जाएगी तो सेल्स राउंड होना शुरू हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ डिस शेप। दिस इज कॉल्ड सफिरोसाइट। जो सफिरोसाइट होते हैं स्प्लीनिक साइनोसाइड से मूव नहीं कर पाएगी और स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस इनको तोड़ फोड़ देंगे, एनीमिया हो जाएगा। क्लिनिकल और लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर क्या होगा, सफिरोसाइट देखने को मिलेगा और सेंटर में उनका कोई कलर ही नहीं होगा। RDW ज़्यादा हो गई है, डेट मीन एनआइसोसाइटोसिस हो गया है, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन रिलेटिवली ज़्यादा हो गई है। अब इसकी वजह क्या है, इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। सप्लीनोमेगाली जॉन्डिस, ये वही चीज़ें हैं जो आपने एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस के अंदर पढ़नी है। लेकिन अगर पैरावायरस B19 का इन्फेक्शन हो जाए तो अंडर प्रोडक्शन और पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन की वजह से प्लास्टिक क्राइसिस हो सकती है। इसके डायग्नोसिस के लिए आप टेस्ट करते हो जिसका नाम है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर क्या होगा, सफिरोसाइट की फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर। ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट के अंदर मेनली स्प्लीन को निकाल दो, दिस इज कॉल्ड स्प्लीनेक्टमी। और इसके अलावा आप इसको स्प्लीन निकालने के बावजूद भी आपको सफिरोसाइट्स देखने को मिलेगा। और मॉर्फोलॉजी में देखा जाए तो जो आरबीसी का जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो टूट फूट जाएगा, दिस इज कॉल्ड होल जेली बॉडी, जो कि आपको हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस में देखने को मिलती है। सिकल सेल एनीमिया में क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन होती है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर। ओके, और सिंगल अमाइनो एसिड चेंज है, फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड वेलिन से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, और वंस अगेन इसके जो कैरियर्स होते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम से बच जाते होते हैं, जो हीमोग्लोबिन एस पॉलीमराइजेशन की वजह से, फॉर एग्जांपल जब डीऑक्सीजनेशन होती है तो हीमोग्लोबिन एस पॉलीमराइज हो जाएगा, पॉलीमर नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से सिकल सेल्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। जो सिकलिंग होती है वो 3 कंडीशन से बढ़ जाती है, नंबर 1 हाइपोक्सीमिया, नंबर 2 डिहाइड्रेशन और नंबर 2 एसिडोसिस। इसको रट्टा मार लो ADH से। और जो हीमोग्लोबिन एफ है वो सिकलिंग से प्रोटेक्ट करता होता है, यानी अगर हाई हीमोग्लोबिन एफ है तो वो बचा लेगा। ट्रीटमेंट के अंदर आप हाइड्रोक्सी यूरिया करते हैं। जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली सिकल और डिसिकल होते रहते हैं जब वो माइक्रो सर्कुलेशन में पास करते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होगी, अब हम कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे हैं जो कि आरबीसी
आरबीसी मेम्ब्रेन डैमेज से रिलेटेड है। अब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस देखने को मिलेगा, इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस में इसमें होता है, और इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया है। फॉर एग्जांपल क्या क्या चीज़ें होगा इसमें, तो इसमें एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस की वजह से रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स क्या करेगी, आरबीसी को निकाल देगी, जिसकी वजह से एनीमिया, जॉन्डिस, वही चीज़ें हैं जो कि एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस वाली है। इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस वाला क्या है कि जो डैमेज मेम्ब्रेन है वो ऐसे आरबीसी जिनकी मेम्ब्रेन डैमेज होगी वो डिहाइड्रेट करना शुरू कर देते हैं, फट जाते हैं, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम होगा और आपको टारगेट सेल देखने को मिलेगी। रट्टा मार लेना कि जो टारगेट सेल होती है वो आपको सिकल सेल एनीमिया और बीटा थैलेसीमिया में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सेम वही चीज़ है जो हमने पढ़ी है बीटा थैलेसीमिया के अंदर, और यहाँ पे भी आपको एप्लास्टिक क्राइसिस देखने को मिलता है। जो एक्सटेंसिव सिकलिंग होती है वो कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेजो ओक्लूजन करवाती है, ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल आपके वेजो ओक्लूजन वेसल ओक्लूड हो गया है, तो अगर अब अपर लिम या लोअर लिम के डिजिट्स की हो तो वो डेक्टिलाइटिस करवा देगा, ऑटोसप्लीनेक्टमी हो सकती है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, पेन क्राइसिस, रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस हो सकती है। डेक्टिलाइटिस क्या होता है, डेक्टिलाइटिस है वेजो ओक्लूसिव इन्फेक्शन इन बोन, कि अगर बोन का वेजो ओक्लूजन होती है उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है तो हैंड और फीट की स्वेलिंग हो जाती है। ऑटोसप्लीनेक्टमी के अंदर क्या होता है कि सप्लीन फट जाती है, श्रंकन फाइब्रोटिक हो जाती है, ओके, ठीक हो गया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा इसमें, कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि जब सप्ली निकल जाती है तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसके खिलाफ प्रोटेक्शन नहीं हो पाती, साल्मोनेला, टायरा टाइफी, ओस्टियोमाइलिटिस की इन्फेक्शन बढ़ जाती है। होवल जैसी बॉडी भी इसमें देखने को मिलती है, सफिरोसाइट्स में भी थी और इसमें भी थी। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो सकता है अगर वेजोकुलियन पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर होती है, तो इसमें पेशेंट होगा, पेशेंट चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और लंग इन्फिल्ट्रेशन से प्रेजेंट करता होता है। मोस्टली ये निमोनिया से प्रेसिपिटेटेड हो जाती है क्योंकि इन्फेक्शन सुपर इम्पोज हो जाएगा। अडल्ट पेशेंट में मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ यही होता है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। लास्ट में पेन क्राइसिस और रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस है। रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस की वजह से प्रोटीन यूरिया और ग्रॉस हीमाचूरिया होता है। पेशेंट को लगता है कि उसको कैंसर हो गया है, रीनल सेल ट्यूमर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिकल सेल ट्रेट क्या होता है, सिकल सेल ट्रेट एक वो कंडीशन है जिसमें एक जीन तो या एक चेन तो नॉर्मल होती है लेकिन दूसरी चेन में मसला होता है और 50% से कम हीमोग्लोबिन एस देखने को मिलेगा। हीमोग्लोबिन ए रिलेटिवली ज़्यादा होता है या थोड़ा सा रिलेटिवली मोर एक्टिव होता है, तो इसलिए जो पेशेंट होते हैं इसमें सिकलिंग वगैरह नहीं होती एक्सेप्ट इन रीनल मेडुला, क्योंकि रीनल मेडुला के अंदर क्या होता है, हाइपोक्सिया और हाइपरटोनिसिटी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होती है जो कि सिकलिंग करवा देती है। फाइनली उसकी वजह से माइक्रो सर्कुलेशन माइक्रो इन्फॉक्शन की वजह से माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया और कंसनट्रेटेड पावर खत्म हो जाती है यूरिन की। लेबोरेटरी फाइंडिंग के अंदर क्या होगा, सिकल सेल और टारगेट सेल देखने को मिलेगा, ठीक हो गया, सिकल सेल डिजीज के अंदर। इसके अलावा जो मेटाबाइसल्फेट स्क्रीन करते हो, इससे पहले हमने ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट पढ़ा था किसके अंदर, हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस के अंदर, तो यहाँ पे है मेटाबाइसल्फाइड स्क्रीन टेस्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसे सेल जो कि सिकल कर रहे होते हैं इनको पहचान लेता है और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी डायग्नोसिस बना सकते हैं। ओके, डिजीज के अंदर 90% हीमोग्लोबिन एस और ट्रेट के अंदर 55% होता है। हीमोग्लोबिन सी में ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन है, लाइसिन ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस होती है और हीमोग्लोबिन सी आपको देखने को मिलता है। अब है इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस, तो इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस में सबसे पहला है प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। तो इसमें एक्वायर्ड इफेक्ट आता है किसके अंदर, माइलॉइड स्टेम सेल के अंदर। माइलॉइड का मतलब जो उन्होंने माइलॉइड लीनिएज को फॉलो करना होता है, इसमें आपको ग्रेनुलोसाइड भी आ जाती है, ठीक है, ओके। जो एक्वायर्ड इफेक्ट होता है माइलॉइड स्टेम सेल में जिसमें ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइडल इनोजिटोल जीपीआई एंकर खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल्स होते हैं उनकी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है। ब्लड सेल को एग्जिस्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब एक चीज़ है जिसका नाम है डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, तो जो डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर है वो आरबीसी के सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज को प्रोटेक्ट करता होता है, ओके, जो कि C3 कन्वर्टेज को इनहिबिट करता होता है। जो डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर है ये सेल मेम्ब्रेन पर सिक्योर होता है, ठीक है, बाय एनकरिंग विच इज कॉल्ड जीपीआई। तो अगर जीपीआई नहीं होगा तो डैफ नहीं होगा, जब डैफ नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट उड़ा देंगे। इसमें इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस है, खासतौर पर रात को सोते वक्त होती है, जिसमें रिस्पिरेटरी एसिडोसिस विद शैलो ब्रीथिंग हो सकती है। लाइक अगर स्लीप में शैलो ब्रीथिंग है जिसकी वजह से रिस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर देती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सबकी लाइसिस होगा। इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस की वजह से वही चीज़ें होती है जो आपने पढ़ा है, इसके अंदर हीमोसिड्रोन यूरिया भी होगा। इसको देखने के लिए सुक्रोज टेस्ट करते हैं, लेकिन जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो आपका होता है एसिडिफाइड सीरम टेस्ट या फिर होता है आपका फ्लो साइटोमेट्री है, जिसके अंदर CD55 जो कि डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर है उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जो मेन काज ऑफ डेथ है वो हेपेटिक पोर्टल या सेरिब्रल वेन की थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है, क्योंकि जब प्लेटलेट टूटते हैं तो वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को रिलीज कर देती है जो कि थ्रोम्बोसिस को इंड्यूस कर देगा। कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन में
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि क्रॉनिक लॉस है हीमोग्लोबिन का। यूरिन के अंदर एक्यूट माइल्ड ल्यूकेमिया भी हो सकता है प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया की वजह से। नेक्स्ट है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी। तो इसमें क्या होता है कि एक्सीलेंट रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस की हाफ लाइफ एंजाइम की खत्म हो जाती है। जो आरबीसी होती है नॉर्मली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बच जाती है। किस तरह से? जो ग्लूटाथायोन होता है H2O2 को न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। फिर इसको रीजनरेट करने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको NADPH चाहिए। लेकिन अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस नहीं है तो NADPH नहीं है, NADPH नहीं है तो ग्लूटाथायोन रिड्यूस फॉर्म में नहीं है, तो रिड्यूस फॉर्म में नहीं है तो ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी के दो वेरिएंट होते हैं, अफ्रीकन और मेडिटेरियन। अफ्रीकन में माइल्ड और मेडिटेरियन में सीवियर होता है। ओके, ठीक है। तो कैरियर्स होती है वंस अगेन प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से बच जाती है। अब इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा और इसमें हीम्स बॉडी जमा होना शुरू हो जाती है। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मेन कॉमन कॉज इन्फेक्शन हो सकती है, ड्रग्स हो सकती है, फॉर एग्जांपल प्राइमाक्विन, सल्फाडॉक्सिन या डेप्सोन है, फेवाबीन्स है। जो हीम्स बॉडी है ये आरबीसी से रिमूव हो जाती है बाय सप्लिनिक मैक्रोफेजेस, और जब सप्लिनिक मैक्रोफेजेस इन हीम्स बॉडी को रिमूव करती है तो वाइट सेल्स क्रिएट हो जाती है और इसमें इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होगा। तो हीमोग्लोबिन यूरिया बैक पेन आपको देखने को मिल सकता है। अब जो हीम्स प्रिपरेशन है ये स्क्रीनिंग के लिए करते हैं, लेकिन कंफर्मेटरी के लिए आप क्या करते हैं? एंजाइम डेफिशिएंसी टेस्ट देखते हैं। इसके बाद इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया है। इसमें एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन होती है आरबीसी की, आईजीजी या आईजीएम उड़ा देती है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस को इन्वॉल्व करता है, यूजुअली एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस को इन्वॉल्व करता है। ओके, जो आईजीजी वाला होता है, लेकिन जो आईजीएम है वो इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस को फॉलो करता है। ओके, जो आईजीजी है वो आरबीसी को बाइंड करता है रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर के अंदर, जिसको बोलते हैं वार्म एग्लूटिनिन। लेकिन जो आईजीएम है ये कोल्ड एग्लूटिनिन है, कोल्ड टेम्परेचर के अंदर कॉम्प्लीमेंट की फिक्सेशन करती है। ओके, तो एंटीबॉडी कोटेड आरबीसी है वो सप्लीनिक मैक्रोफेजेस निकाल देंगे, जिसकी वजह से सफीरोसाइट क्रिएट हो जाएंगे। सफीरोसाइट्स तो हमने सफीरोसाइटोसिस के अंदर भी पढ़े थे। अब इम्यून हेमोलिटिक अनीमिया आईजीजी वाला ये एसएलई की वजह से होता है, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया की वजह से होता है, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है। जो ड्रग्स होती है आरबीसी की मेम्ब्रेन पे जाकर डैमेज हो जाए, अटैच हो जाएगी, हेप्टिन से एंटीजन बन जाएगी और जो आउटो एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन को भी इंड्यूस कर सकती है। ओके, ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा? ड्रग को निकाल दो, स्टीरॉयड यूज करो, इंट्रावास्कुलर इम्यूनोग्लोबुलिन ले लो, ओके, और सप्लीनेक्टमी कर लो। इसके बाद आईजीएम है, आईजीएम को कोल्ड एग्लूटिनिन कहते हैं। ओके, ठीक है। तो आरबीसी इन कंप्लीमेंट को इनएक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन जो रेसिडुअल C3b है वो ऑप्सोनिन के तौर पे काम आता है। ठीक हो गया। किसके लिए? सप्लीनिक मैक्रोफेजेस के लिए। ओके, तो इस केस में क्या होगा? ठीक है, तो इस केस में सफीरोसाइट्स क्रिएट होगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट की एक्सट्रीम एक्टिवेशन की वजह से इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस भी देखने को मिल सकता है, और ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से होता है। अब इसको डायग्नोस करने के लिए कौन टेस्ट करते हैं? ओके, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट के अंदर आप एंटीबॉडी या कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड या कॉम्प्लीमेंट कोटेड आरबीसी को देखते हैं। ओके, जब एंटी आईजीजी या कॉम्प्लीमेंट ऐड करती है पेशेंट के आरबीसी में तो एग्लूटिनेशन हो जाती है, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर एंटीबॉडी के प्रेजेंस को चेक करते हैं। ओके, किस तरीके से चेक करते हैं? एंटीबॉडी हम ऐड करती है पेशेंट के सीरम के साथ। ओके, ठीक हो गया। उस केस में हम एंटी आईजीजी या कॉम्प्लीमेंट ऐड कर रहे थे, लेकिन इस केस में हम एंटी आईजीजी और टेस्ट आरबीसी इनको मिक्स कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया है। तो इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होती है वास्कुलर पैथोलॉजी की वजह से, आरबीसी सर्कुलेशन के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस केस में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और क्रॉनिक हिमोलिसिस देखने को मिल सकती है, और ये माइक्रो थ्रोम्बाई के साथ एसोसिएटेड होता है। फॉर एग्जांपल थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन और हिमोलिसिस, लो प्लेटलेट काउंट वगैरह। ठीक है, प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व इन्फेक्शन है। इसके बाद मलेरिया है। मलेरिया के अंदर आरबीसी का इन्फेक्शन होता है और लीवर का इन्फेक्शन होता है बाय प्लाज्मोडियम है। तो जो आरबीसी फट जाते हैं लाइफ साइकिल की वजह से, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से डेली फीवर होता है, वाइवैक्स और ओवीएल की वजह से फीवर एवरी अदर डे होता है। इसको नोट कर लेना, एवरी अदर डे। ओके, तो सप्लीन होती है कुछ इन्फेक्टेड आरबीसी को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस विद सप्लीनोमेगाली देखने को मिल सकती है। अब है अंडर प्रोडक्शन। तो अंडर प्रोडक्शन के अंदर लो करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट होती है। इसकी टियोलॉजी की है कि माइक्रोसिटिक या मैक्रोसिटिक एनीमिया के कोई भी कॉजेज हो तो उसकी वजह से अंडर प्रोडक्शन हो सकती है। रीनल फेल्योर है क्योंकि एरिथ्रोपॉयटिन नहीं है, या बोन मैरो सेल्स मर गए हैं। अब है पैरवो वायरस। तो पैरवो वायरस होता है इन्फेक्शन कर लेता है, एरिथ्रोपोइसिस को स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से अगर पहले से कोई बोन मैरो का स्ट्रेस है तो आपको सिग्निफिकेंट एनीमिया देखने को मिल सकता है। इसका ट्रीटमेंट सपोर्टिव है। ये प्लास्टिक के अंदर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल का डैमेज होता है, जिसकी वजह से पैनसाइटोपिनिया होगा, लो रेटिक्स हो गए। इटियोलॉजी में ड्रग्स, केमिकल, वायरस और
ऑटोइम्यून है। बोन मैरो की बायोप्सी करें तो आपको एम्प्टी फैटी मैरो देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट के अंदर आपने ड्रग को रिमूव कर देना है और कुछ कॉलोनी फॉर्मिंग कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर यूज़ करने हैं, एरिथ्रोपोइटिन, GM-CSF और GCSF। लास्ट में माइलोप्थिसिस प्रोसेस है कि पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, मेटास्टेटिक कैंसर है जो कि बोन मैरो को रिप्लेस कर जाता है। इसमें मेटापोइसिस इम्पेयर्ड हो जाती है और पैनसाइटोपिनिया हो जाता है।